एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं आप लोगों के लिए। सो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इस सीरीज़ को और भी कंटिन्यू करूँगी, और क्योंकि ये इस सीरीज़ का पहला ही वीडियो है तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली थोड़े ईजियर है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी वैसे जो इन क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है ये भी और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे जरूर बताना कि जो इस तरह की वीडियोस है एमसीक्यूज की आपके एग्जाम से रिलेटेड, ये वीडियो मैं क्या रोज अपलोड करूं डेली और एग्जाम्स, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर हाँ तो मुझे जरूर ये भी बता देना कि मैं किस टाइम अपलोड करूं, सुबह के टाइम, शाम को या रात को, जिससे आपको कन्वीनियंस हो। सो ये बात मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं उसी हिसाब से जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेके आऊँ। और यार, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसी यूजफुल वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ तो आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जल्दी से अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लिवर होते हैं, तो उसमें से लिवर ऑफ स्पीड कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सी ऑप्शन, दैट इज अ थर्ड ऑर्डर लिवर, जो की होती है लिवर ऑफ स्पीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिवर से ही रिलेटेड है। नी फ्लेक्शन इन प्रोन लाइन पोजीशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑर्डर लिवर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो अगर आपने डीना गार्डनर में से लिवर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से इसका आंसर मिल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड ऑर्डर लिवर। जो नी फ्लेक्शन है प्रोन लाइन पोजीशन में इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर लिवर। सो अगर आपको ये लिवर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा ना, तो मैंने अपने चैनल पे भी ये वीडियोस बनाई हुई है लिवर सिस्टम के ऊपर। सो अगर आप जाके सर्च करोगे लिवर सिस्टम और मेरे चैनल का नाम डालोगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगा, और आप वहां से जाके इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। Coming on to the third question, that is active fixation can be achieved by A. Co-contraction of muscles, B. by using straps, C. by using manual pressure and D. therapist assistance। So यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शंस है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे हमें किस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है कि हमें एक्टिव फिक्सेशन बताना है, राइट। सो एक्टिव फिक्सेशन कब होगा? जब पेशेंट खुद से अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फिक्सेशन करेगा, फिक्सेट करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, क्योंकि बाकी जो सारे ऑप्शंस है ना वो आपके एक्सटर्नल फिक्सेटर्स होते हैं, बट इंटरनल या फिर एक्टिव फिक्सेशन किससे आएगी? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। सो योर ऑप्शन ए दैट इज को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज द राइट आंसर। Then the fourth question, in normal standing position LOG passes dash the knee joint। सो ये एलओजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से वाले चैप्टर से निकला है? आपके पोस्चर एनालिसिस वाले चैप्टर से ये निकला है। तो जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो जो हमारी एलओजी है वो नी जॉइंट के कौन से वाले पार्ट से पास होती है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज जो एलओजी है नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में वो नी जॉइंट के एंटीरियरली यानी कि फ्रंट से पास होती है, तभी नी पे एक्सटेंशन मूवमेंट बन पाता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो तो जो एलओजी है वो आगे से पास होती है नी जॉइंट के। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट इज यूजफुल फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग, इंप्रूविंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, रिमेंबर मूवमेंट पैटर्न एंड द लास्ट ऑप्शन इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन। अब देखो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि इसके तो ये सारे ही आंसर हो सकते हैं या फिर ये 2 इसके आंसर हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होता है उस पर टिक मार्क करके आना होता है पेपर के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर का तो भाई काम है कि वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देगा। तो कई बार ना ऐसा भी होता है कि सारे ऑप्शंस हमें लगते हैं कि हाँ ये इसका आंसर हो सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे लग रहा है कि बी और सी, आप में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा इंप्रूविंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन और रिमेंबर ऑफ मूवमेंट पैटर्न, ये यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हमें देखना पड़ेगा कि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट सबसे ज्यादा हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, इसका इंडिकेशन सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज रिमेंबर मूवमेंट पैटर्न। सो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट हम पेशेंट को कब देते हैं? जब हमें जो मूवमेंट का पैटर्न है वो पेशेंट को याद करवाना होता है, राइट। Then the next question is anterior pelvic tilt is produced by, so it is a very important question और ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, that is pelvic tilt। so यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो anterior pelvic tilt है ये भी बायोमैकेनिक्स का पार्ट है, ये कौन सी मसल जो है वो प्रोड्यूस करवाती हैं? सबसे पहला है हिप एक्सटेंसर्स एंड एब्डोमिनल्स, बी हिप फ्लेक्सर्स एंड लंबर एक्सटेंसर्स, सी हिप एडक्टर्स एंड ट्रंक लेटरल फ्लेक्सर्स एंड डी नन ऑफ द अबव।
अब देखो नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सी में हिप एडक्टर्स और ट्रंक के लेटरल फ्लेक्सर्स, तो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ये तो ये मूवमेंट कराएंगे नहीं। तो इस तरह एलिमिनेशन से हमने अपने दो ऑप्शंस तो हटा दिए यहाँ पे। अब हमारे पास ऊपर के दो ऑप्शंस बचे हैं, दैट इज ए एंड बी। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है बस कि ये जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है ये कौन सी मसल करवाती है, हिप एक्सटेंसर्स करवाते हैं या फिर हिप फ्लेक्सर्स करवाते हैं। तो जो आपकी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है ना वो हिप फ्लेक्सर्स करवाते हैं, यानी कि इलियाकस एंड सोआस मेजर। सो ये दो मसल्स जिनको हम इलियोसोआस कहते हैं ये आपके हिप पे फ्लेक्शन करवाती हैं, और जो लंबर मसल जो लंबर एक्सटेंसर्स है वो एक्सटेंशन मूवमेंट कराती हैं, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है यानी कि ये आपका पेल्विस है, सो इट इज टिल्टिंग एंटीरियरली। ठीक है, आपने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जब आप स्पाइन की बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे होगे सेक्रल स्पाइन की, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे मैंने सारी जो टॉपिक्स बता रही हूँ ना मैं आपको इन सबके वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके पढ़ लेना, मैं उनको लिंक भी कर दूंगी यहाँ पे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिप फ्लेक्सर एंड लंबर एक्सटेंसर्स। Now the next question is, in which of the PRE the load remains constant during the training session? PRE यहाँ पे क्या है, PRE is progressive resisted exercises। तो ये आपने पढ़ा होगा किसनर में से, आई एम डैम श्योर आपने पढ़ा ही होगा। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, डिलॉर्मे, वॉटकिन, जिनोविफ एंड मैक्वीन। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्वीन। मैक्वीन वाला जो होता है उसमें जो लोड रहता है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, वेयर एज अगर हम बाकी रेजिम्स की बात करें जो पीआरई में यूज होते हैं उसमें लोड या तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा होता है या फिर इंक्रीज हो रहा होता है, बट मैक्वीन पीआरई एक ऐसा पीआरई होता है जिसके अंदर जो आपका लोड है वो थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन जो है वो कॉन्स्टेंट बना रहता है। ये तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ते ही समझ आ रहा है। लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज इज यूज्ड टू इंप्रूव मसल, ए स्ट्रेंथ, बी एंड्योरेंस, सी वॉल्यूम एंड डी कोऑर्डिनेशन। तो हमें पता है कि यार बेसिकली जब हम मसल को ट्रीट करते हैं या फिर मसल की इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो दो ही तरीके से होती है, या तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है या फिर जो लोड है वो ज़्यादा रहता है और जो रेपिटेशंस है वो कम हो जाती हैं। और इसका उल्टा कब होता है, जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट को, उसमें क्या होगा कि जो आपका लोड है या जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, वेयर एज जो रेपिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है सीधा सीधा, यानी कि एंड्योरेंस। जब हम लो रेजिस्टेंस और हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को तो हम मसल का एंड्योरेंस इंक्रीज कर रहे होते हैं, बिल्डअप कर रहे होते हैं। नाउ जॉइंट मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस, जॉइंट स्टिफनेस, लूज बॉडी इन द जॉइंट एंड बर्साइटिस। तो इसमें तो बहुत क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि जब भी जॉइंट के अंदर लूज बॉडी होती है तब हम कभी भी जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपको वही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बर्साइटिस में भी तो नहीं देते, बर्साइटिस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, बर्सा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन, राइट, अगर मैं बात करूँ तो। बट जो लूज बॉडी है जॉइंट के अंदर इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि उसमें आपको देना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंड फील से है। सो एंड फील भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ के इसको अच्छे से जाना। एंड फील ऑफ डैश इज बोनी। तो हमें पता है नॉर्मली जो हमारी एंड फील है वो 3 तरीके की होती है और उसमें से एक है बोनी। मैं नॉर्मल एंड फील की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो नी एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन एंड फॉरआर्म प्रोनेशन। सो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसकी जो एंड फील है वो बोनी होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्बो एक्सटेंशन जब आप करोगे तो उसकी जो एंड फील है वो बोनी होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्टनबर्ग हैज डिस्क्राइब्ड डैश ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन। तो हमें पता है केल्टनबर्ग एंड मेटलैंड ये दोनों ने हमें ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन दिए हैं। तो केल्टनबर्ग ने जो ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन दिए हैं वो कितने ग्रेड्स दिए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर। Now the next question is end feel of loose body inside the joint is। अब देखो जब भी जॉइंट के अंदर लूज बॉडी होगी तो ये क्या होगी, हमारी एबनॉर्मल एंड फील होगी, क्योंकि नॉर्मल में तो लूज बॉडी होती नहीं है जॉइंट के अंदर। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक एंड फील, ऑप्शन नंबर बी हार्ड एंड फील, ऑप्शन नंबर सी लेदरी एंड फील एंड नंबर डी दैट इज स्प्रिंग रिबाउंड एंड फील। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्प्रिंग रिबाउंड। तो जब भी जॉइंट के अंदर लूज बॉडी होगी तो आपकी स्प्रिंग रिबाउंड एंड फील आएगी। Now rhythmic initiation is a technique which is used in which of the following conditions? Tightness, flaccid paralysis,
सेरिबेलर अटैक्सिया एंड पार्किंसोनिज्म। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो पार्किंसन पेशेंट है उनको डिफिकल्टी होती है इनिशिएशन में, यानी कि अगर आप किसी पार्किंसन पेशेंट को चलने को बोलोगे तो वो एकदम से नहीं चल पाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो रिदमिक इनिशिएशन है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, पार्किंसन पेशेंट्स के लिए, जिसको हम पार्किंसोनिज्म भी कह रहे हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। PNF, that is proprioceptive neuromuscular facilitation, was developed by A. Cabot and Knott, B. Knott and Voss, C. Carr and Shepard, D. Hollis and Gardner। सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना, जैसे MRP किसने डेवलप किया है, PNF किसने डेवलप किया है, रूट्स अप्रोच कहाँ से आई। सो एक बार ना इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार ना ये पूछ लेते हैं किसने डेवलप किया है बताओ। सो यहाँ पे जो PNF है वो किसने डेवलप किया है, कबाट एंड नॉट ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिकवरिंग मसल्स, यानी कि जब आप मसल को रिकवर कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए, कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस आर गिवन बिफोर इसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर बी, इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस आर गिवन बिफोर कंसेंट्रिक, C, concentric and eccentric are given together, and option number D, only eccentric exercises are given। So यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, eccentric exercises are given before the concentric exercises while the muscle is recovering। Now the next question is, measurement of axillary crutches is taken from A, anterior axillary fold to 20 cm forward and lateral to the little toe, B, tip of the axilla to 20 cm forward and lateral to little toe, option number C, anterior axillary fold to the tip of medial malleolus, and option D, all of the above। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सिलरी क्रचेस के जो मेजरमेंट है वो बहुत अच्छे से लेने सिखाए थे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है वहाँ से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 20 सेंटीमीटर फॉरवर्ड एंड लेटरल टू योर लिटिल टो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन क्रचेस या मोबिलिटी एड्स वाले टॉपिक से है, वो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेयर क्लाइंबिंग विद क्रचेस, यानी कि आपको किस तरीके से जो सीक्वेंस है वो चाहिए होता है जब आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ क्रचेस। सबसे पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए, दैट इज क्रचेस रखोगे पहले, फिर अफेक्टेड लेग और फिर साउंड यानी कि नॉन अफेक्टेड लेग जो पैर आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी, पहले अफेक्टेड लेग रखोगे, फिर साउंड लेग रखोगे और एंड में क्रचेस को रखोगे। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले अच्छा लेग रखोगे, फिर अफेक्टेड लेग रखोगे और फिर क्रचेस रखोगे। एंड ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले क्रचेस जाएंगे, फिर साउंड लेग जाएगा और एंड में आपका अफेक्टेड लेग जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम स्टेयर क्लाइंबिंग की बात कर रहे हैं, हम सीढ़ियाँ उतरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आप साउंड लेग रखोगे यानी कि अच्छा वाला पैर रखोगे, फिर जो अफेक्टेड लेग है यानी कि जिस लेग में प्रॉब्लम है उसको रखोगे एंड देन लास्ट में आप क्रचेस रखोगे। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now the next question, while descending stairs, the therapist must stand behind the patient towards the weaker side, फ्रंट ऑफ द पेशेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट टुवर्ड्स द वीकर साइड। सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनमें जल्दी से सोच के बताओ कि थेरेपिस्ट को कहाँ खड़ा होना चाहिए जब पेशेंट सीढ़ियाँ उतर रहा हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द थेरेपिस्ट शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट टुवर्ड्स द वीकर या फिर अफेक्टेड साइड। ऊबर्स टेस्ट जो है ये किसकी शॉर्टनिंग डिटेक्ट करता है, इलियोपसोआस की, आईटी बैंड की, हैमस्ट्रिंग की या गैस्ट्रोसोलियस की। सो ऊबर्स टेस्ट तो यार एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि हम किसके लिए करते हैं, आईटी बैंड टाइटनेस के लिए करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईटी बैंड टाइटनेस। सो आपको याद ही होगा कि हम साइड लाइन पोजिशन में लेके जाते हैं पेशेंट को, फिर जो उसका नी होता है उसको फ्लेक्स करते हैं और फिर पैर को नीचे की तरफ करते हैं। सो इस तरीके से जो आपकी टाइटनेस होती है आईटी बैंड की वो डिटेक्ट होती है और इस पूरे टेस्ट को हम कहते हैं ऊबर्स टेस्ट। सो ये जो बच्चों स्पेशल टेस्ट है ना जो कि नाम से बहुत जाने जाते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इनकी पोजीशनिंग क्या होती है, ये किस चीज़ को टेस्ट करते हैं, इनके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बहुत पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू टेस्ट द क्वाड्रिसेप्स फॉर ग्रेड 2 द सब्जेक्ट शुड ले।
अब यहाँ पे ग्रेड 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम MMT की यानी कि मैनुअल मसल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या होगी जब हम ग्रेड 2 में क्वाड्रिसेप्स की टेस्टिंग कर रहे होंगे। अब देखो यार, अगर आप इंडिविजुअली हर मसल का याद करने लग जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा ये। सो इसको हमें समझना पड़ेगा। सो अगर आपने मेरी MMT वाली वीडियो देखी होगी ना तो वहाँ पे मैंने सारी पोजीशंस बताई हैं आपको कि आप कैसे दिमाग लगा के हर मसल की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मसल का क्या काम है, दैट इज द एक्शन ऑफ द मसल। तो जो क्वाड्रिसेप मसल है उसका क्या एक्शन होता है कि वो नी एक्सटेंशन करवाता है, राइट, नी को स्ट्रेटन करवाता है। और ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में आपकी ग्रेविटी एलिमिनेटेड वाली पोजीशन रहती है। तो अगर ये सोचो कि अगर पेशेंट सुपाइन लाइन पोजीशन में होगा और वो नी एक्सटेंशन करेगा तो उसका पैर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी चला जाएगा। तो ये तो ग्रेड 3 वाली पोजीशन हो जाएगी। और अगर मुझे इसी क्वाड्रिसेप्स का ग्रेड नंबर 2 करना है तो मुझे साइड लाइन पोजीशन में आना पड़ेगा, तभी जब वो नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेगा तो वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन हो जाएगा, है ना। ऐसा अपना दिमाग लगाना है यहाँ पे। सो अगर मुझे किसी लेग की क्वाड्रिसेप मसल टेस्ट करनी है ग्रेड 2 के लिए तो वो जो अफेक्टेड लेग है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए और जो आपका साउंड लेग है, जो अनअफेक्टेड लेग है, वो नीचे की तरफ आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया कि आपकी जो पोजीशन है वो साइड लाइन पोजीशन होनी चाहिए और उसमें भी जो साइड लाइन पोजीशन है इट शुड बी ऑन योर साउंड साइड, यानी कि जो साइड आपका सही है वो नीचे आना चाहिए और जिस लेग की मुझे टेस्टिंग करनी है वो ऊपर आना चाहिए। सो यानी कि क्वाड्रिसेप्स ग्रेड 2 के लिए सब्जेक्ट शुड ले ऑन द साउंड साइड इन साइड लाइन पोजीशन। तो सुपाइन और प्रोन पोजीशन तो अपने आप ही दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। अफेक्टेड साइड पे बंदा लेटेगा तो मूवमेंट करेगा कैसे, है ना। तो इसलिए जो अफेक्टेड साइड का लेग है उसको ऊपर आना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑन द साउंड साइड। Now question number 21, the upward movement in water is assisted by। सो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा ही बता देगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज buoyancy, विच इज द अपवर्ड फोर्स जो कि वाटर में अपवर्ड मूवमेंट को आसान बना देती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन हाइड्रोथेरेपी से ही है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी helps a patient with lower extremity muscle weakness to stand in a pool which otherwise cannot be stand on land। यानी कि क्या ऐसी वाटर की प्रॉपर्टी है जो एक पेशेंट को पूल के अंदर खड़ा होने में हेल्प कर रही है बट लैंड पे या फिर अगर वो बिना पानी के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो ही इज अनेबल टू स्टैंड। सो ए buoyancy, बी टेम्परेचर ऑफ वाटर, सी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डी स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है Now what should be the temperature of a hydrotherapy unit? A 27 to 35 degree Celsius, B 22 to 42 degree Celsius, C 30 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड डी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 27 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसी रेंज में जो आपका टेम्परेचर है हाइड्रोथेरेपी यूनिट का वो रहना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना इससे ज़्यादा नीचे होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाइड्रोथेरेपी द फैक्टर और फैक्टर्स विच कैन हैव एन इफेक्ट ऑन हार्ट रेट आर A buoyancy, B temperature of water, C hydrostatic pressure and D both B and C। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ वाटर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन दोनों का ही इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट रेट ऑफ द इंडिविजुअल विच इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाइड्रोथेरेपी यूनिट। Now last question for today's video is, cross infection in hydrotherapy can be checked or controlled by A boiling the water, B washing the client before entering the pool, C controlling the environment temperature humidity and option number D that is chlorinating the water। अब थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाओगे ना यहाँ पे तो ये क्वेश्चन करा होगी तुम, अगर तुमने पढ़ा भी नहीं होगा तो। बॉयल तो तुम कर नहीं सकते वाटर को, तो ऑप्शन नंबर ए तो चला जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि तुम क्लाइंट को ही नहला के पानी में लेके जाओगे तो इससे भी कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि क्लाइंट पहले से ही बहुत मतलब परेशान है, उसको पहले से ही डिफिकल्टी, तुम उसे और नहलाओगे तुम्हारे पास ही आना बंद कर देगा, तो ये भी नहीं हो सकता तरीका सही, ठीक है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो उसका वाटर के इन्फेक्शन से क्या लेना देना है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। बट क्लोरिनेटिंग द वाटर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम यूज करते हैं अपने वाटर के जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए, फिर वाटर से जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज क्लोरिनेटिंग द वाटर बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। So alright guys, these are all the questions which I covered in the first video of this MCQ series। So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी शेयर कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्या रोज़ आपके लिए इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।